आइएगा वापस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मतलब आपके पास सीएम स्टडी मटेरियल में देखो ये क्या बोल रहा है। द प्रभात लिमिटेड is divided into two production centers A and B and two service cost centers X and Y. The following is the summary of overhead cost for a particular period. आपको ओवरहेड की समरी दे रखी है। वर्क्स मैनेजर की सैलरी है 4000, पावर है 21,000, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है 9,000, रेंट 6,000, प्लांट मेंटेनेंस 4,000, कैंटीन एक्सपेंडिचर 12,000 और डेप्रीसिएशन 20,000. The following information is made available from the various departments. उसके बाद आपको बेसिस दिए हुए हैं कुछ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एरिया, वैल्यू ऑफ प्लांट, वेजेस और एचपी. Apportion the cost to the various departments on the most equitable basis. आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट मेथड को सेलेक्ट, अपोर्शनमेंट को सेलेक्ट करना है और उसको कैलकुलेट करना है. आइएगा statement showing apportionment of overheads. सबसे पहले है आइटम ऑफ ओवरहेड्स. फिर है उसका अमाउंट, फिर है बेसिस ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन से हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट है. बताइए, पहला ओवरहेड दिया हुआ है वर्क मैनेजर्स सैलरी. बताइए वर्क्स मैनेजर सैलरी का टोटल अमाउंट कितना है. पहले मैं अमाउंट्स लिख लेता हूं, 4,000. फिर अगला खर्चा दिया हुआ है पावर. पावर का टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, 21,000. फिर है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ. पीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है आपने 9,000. फिर दे रखा है रेंट.
रेंट आपको दे रखा है 6000, प्लांट मेंटेनेंस आपको दे रखा है 4000, कैंटीन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 12000 और डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा दे रखा है 20000। ये लीजिए। चलिए पहले जरा थोड़ा बहुत आसान काम करते हैं, फिर कुछ खर्चों पर हम वापस से डिस्कशन करेंगे। देखो हमें पता है पावर किस रेशियो में बंटना है, अभी वर्क्स मैनेजर सैलरी को अपन बाद में बात करते हैं। बताइए एच पावर किस में बढ़ता है? हॉर्स पावर में बटेगा। चलिए बांट दीजिए। हॉर्स पावर का रेशियो बताइए क्या दे रखा है? 3 3 और 1, 9000। तो ये हो गया 21,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, 9,000 तो यहां आ गया। वाई में कुछ आपको दे नहीं रखा। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बताइए, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ किस रेशो में बटेगा? वेजेस के रेशो में। पार्टी वेजेस का रेशो बताओ। 40 और 20 60 75,000 है, तो 9,000 डिवाइडेड बाय 75,000 तो 0.12 आ गया इंटू 40,000 4800, यहां आ गया 2400, फिर आ गया 1200, फिर आ गया 600। रेंट किस में बटेगा? एरिया का टोटल करो, 2 और 3 5 और एक 6,000, खर्चा भी 6,000 ही दे रखा है, तो यही का यही आ जाएगा। ये लीजिए, ये हमने बांट दिया रेंट को। प्लांट मेंटेनेंस वैल्यू ऑफ प्लांट के रेशो में, वैल्यू ऑफ प्लांट का टोटल कितना है? 4,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 75,000। कैंटीन एक्सपेंसेस बताइए किस रेशियो में बटेगा? नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉय। आइए इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशियो में बांट दो। टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं? 16 और 8 24, 24 और 4 28 और 4 32 है टोटल एम्प्लॉय।
हाँ 12,000 डिवाइड बाय 32 रेट आ गई इंटू 16, 6,000 का खर्चा, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,000 का खर्चा, 1500 डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ प्लांट रहेगा इसका रेशो भी 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 75,000, 7,500, 10,000, अब आते हैं हमारे पास एक नया पॉइंट जो है वर्क्स मैनेजर सैलरी। बताइए, वर्क्स मैनेजर यानी फैक्ट्री में एक मैनेजर अपॉइंट है और उस फैक्ट्री के मैनेजर को हमने 4,000 रुपए दिए हैं। बताइए, उस फैक्ट्री में 4 डिपार्टमेंट हैं जिसको उसे मैनेज करना है। देखो, या तो वर्क्स मैनेजर जितना टाइम जिस डिपार्टमेंट को देगा उस अकॉर्डिंग वो मैनेज करेगा, लेकिन अब अगर मेरे पास टाइम स्पेंट इन ईच डिपार्टमेंट नहीं है तो मैं क्या मान सकता हूं कि भैया मैनेजर किनको मैनेज कर रहा होगा, क्या वर्कर्स को, एरिया को, एम्प्लॉइज, वर्कर्स, यानी वर्क्स मैनेजर की सैलरी को मैं किस रेशो में बांट दूंगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। समझ रहे हैं, हमें मोस्ट बेसिस लेना होता है। तो भैया वर्क मैनेजर किनको मैनेज कर रहा होगा, मैनेजर का काम है लोगों को मैनेज करना, तो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशो में बांट देंगे। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 16, 2,000, 8 से किया तो 1,000, टोटल लगा लेते हैं तो 800। पहले का टोटल कितना आ गया, 32,800, 32,800, 30,000, सेकंड का 30,400, 9,700, 3,100, तो लीजिए ये हमारे पास था अपोर्शनमेंट। बेसिकली दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अपोर्शनमेंट, क्योंकि हम दिए हुए कॉमन खर्चों को क्या कर रहे हैं, हम जितने भी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ हैं, वेदर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या सर्विस हो, हम उसे एलोकेट कर रहे हैं। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर। आओ, इसी में नीचे एक और क्वेश्चन है आपके पास अनसॉल्व्ड में ही, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 के उसमें है। मिला? देखो इसने आपको क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग आर द मेंटेनेंस कॉस्ट incurred in a machine shop for the 6 month, पेज नंबर कहां गया, एक मिनट, 184, 187,
तो वो बोल रहा है कि 6 मंथ के आपको क्या दे रखे हैं, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, मशीन आवर्स दे रखी हैं और आपको मेंटेनेंस कॉस्ट दी हुई है। ये बोल रहे हैं एनालाइज द मशीन कॉस्ट विच इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट। आपको दिया हुआ है कि ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी इनकर्ड हो रही है, ये मेंटेनेंस कॉस्ट एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है और हमें उसके वेरिएबल पार्ट को और फिक्स्ड पार्ट को अलग करना है। आइए method to split cost into variable and fixed, क्या नाम दिया था? High point and low point. हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर आवर। सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट पर आवर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हाई पॉइंट कॉस्ट माइनस लो पॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाई पॉइंट आवर्स माइनस लो पॉइंट आवर्स। निकाल दीजिए। सबसे हाईएस्ट कॉस्ट देखो कहां दिखाई दे रही है आपको, 340 सबसे हाईएस्ट है, माइनस सबसे लो कॉस्ट ढूंढो कितनी है आपके पास। सबसे लो कॉस्ट आपके पास है 270 डिवाइड बाय हाई पॉइंट के आर्स हैं आपके 2400 और लो पॉइंट के 1700। 340 माइनस 270 और 2400 माइनस 1700, ये आ गया 0.10 पर मशीन आवर। 0.10 पर मशीन आवर आ गया। स्टेप 2, कैलकुलेट मान लीजिए मैं हाई पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूं। अब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसी भी पॉइंट पर निकाल सकता हूं। तो मान लीजिए मैंने क्या सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट किया हाई पॉइंट। तो हाई पॉइंट पर मेरे मशीन आवर्स थे सॉरी 2400
ये आ गया 240। स्टेप 3, अब फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाल लीजिए। टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स ये लीजिए। तो हमारे पास आंसर आ गया कि हमारी जो वेरिएबल रेट है वो तो हो गई है 0.10 पर मशीन आवर, और हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी आ गई 100। बताइए यहां तक क्लियर बिल्कुल। हाँ सर। ये हमारे पास हो गया कि भाई प्राइमरी अपोर्शनमेंट अगर हम कर रहे हैं, और प्लस एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया हाई एंड लो पॉइंट मेथड को आप कैसे अप्लाई करोगे। सर ये अपन ने चॉइस तो कैसे लिया? क्या चीज? तो टोटल हाईएस्ट वेट। कॉस्ट चॉइस हुई है ना, अपने हाईएस्ट पॉइंट सेलेक्ट किया है मैंने। मशीन आवर्स तो 1200 है सर, हाईएस्ट तो 1200 है कैसे? 12,000 है, सॉरी। 12,000 तो टोटल दे रखा है, देखो तो सही। अच्छा। हाँ हाँ। टोटल आवर्स जो है आपके हाईएस्ट वो 2400 है। हाँ सर। चलें आगे। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी अपोर्शनमेंट की। हमने प्राइमरी अपोर्शनमेंट सीख लिया, अब हम सीखेंगे सेकेंडरी अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। तो लिखो सेकेंडरी अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। Secondary apportionment means redistribution of overheads. Of service departments
secondary apportionment means redistribution of overheads of service department between production departments. Secondary apportionment means redistribution of overheads of service departments between production department. देखिएगा, जब मैं सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल खर्चों को जो मैंने प्राइमरी अपोर्शनमेंट में कैलकुलेट किए उनको अगर वापस से डिस्ट्रीब्यूट करूं, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है उनको किसमें? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके दिमाग में एक पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसकी जरूरत क्या पड़ी? भाई हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, हमने, आप समझ रहे हो, मैंने ये निकाल लिया कि मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये खर्चे हुए, सर्विस डिपार्टमेंट में ये खर्चे हुए। तो अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों पड़ गई हमें? क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता। डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, लेकिन अब बात ये आ रही है कि सर्विस और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हम सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को दोबारा किसमें जोड़ रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेकर आ रहे हैं। तो द क्वेश्चन अराइज व्हाई, ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है? चलिए इसको समझने से पहले हम जरा एक छोटी सी और बात करते हैं। ये है मिस्टर ए। ये है मिसेस ए। सन ऑफ मिस्टर ए। सन ऑफ मिस्टर। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब क्या चीज होती है हम उसको समझ रहे हैं। देखो ये जो मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर ए जो हैं, ही इज द अर्निंग मेंबर ऑफ द हाउस। अर्निंग मेंबर, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो मेन हेड ऑफ द फैमिली है वो ये मिस्टर ए है। अब मुझे एक बात बताओ, मिस्टर ए को अपने टोटल एक्सपेंसेस के बारे में सोचना है। अब मुझे बताओ, कमाएगा तो ये, तो क्या घर में खर्चा भी केवल यही करेगा क्या? नहीं सर। अब क्या होगा, हाँ, सर। मैं आपको बताता हूं किस तरह से अपन चले। ये जो बच्चा था मिस्टर ए का, ये है बड़ा बच्चा और ये है उनका छोटा बच्चा। ये बड़ा बच्चा क्या हुआ कि एक शॉप पर गया जहां से इनका मंथली सामान आता था, और वहां जाकर ये क्या खरीद लाया? स्टेशनरी ले आया और हिसाब में लिखवाया कि भैया खर्चा मैंने कर दिया है, मान लो 500 का।
ये छोटा बेटा शॉप पर गया और अपने लिए चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट्स ये भी परचेजिंग कर लाया। फिर ये वाइफ गई, ये घर का सामान ले आई। मिस्टर ए जो थे भैया ये भी तो खर्चा कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं तो गाड़ी में जाते हैं तो पेट्रोल का खर्चा होता है, कुछ अगर ये चाय वाय पी रहे हैं बाहर उसका खर्चा हो रहा है, और भी खर्चे हो रहे हैं, कभी गाड़ी खराब हो गई तो खर्चा हो रहा है, तो कई एक्सपेंसेस ये भी कर रहा होगा। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता फैमिलीज में? अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात पूछूं तो ये जो खर्चे इनकर्ड हुए 10,000 के, 500 के और 400 के, अल्टीमेटली इसका बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? मिस्टर ए। यानी जो मेन डिपार्टमेंट अपने घर का है या जो मेन मेंबर है उसी पर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अब इसी प्रकार से कंपनियों में काम होता है। जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके खर्चे अल्टीमेटली बर्डन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। द व्हाट इज द रीजन? देखो क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने का काम किसने किया था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने। अब अगर वहां पर कोई भी डिपार्टमेंट, आपके जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, वो डिपार्टमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। हम बात कर रहे हैं जहां पर प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विसेज दोनों की काम हो रहे हैं। तो अब समस्या ये आती है कि अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगा तो मुझे ये पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या खर्चा इनकर्ड हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो उस प्रोडक्ट में हमने जो सर्विस डिपार्टमेंट ओपन किया हुआ है उससे रिलेटेड हो। हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं उसका लॉजिक समझो। जो भी हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है, यानी जो केवल और केवल हमारे खर्चों को इनकर्ड कर रहे हैं, उनके खर्चों को एक मेन डिपार्टमेंट पर चार्ज कर लेना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं तो अर्निंग मेंबर दोनों हैं, हाँ। खर्च करने वाले 4 लोग हैं। तो भैया जो ए और ए खर्च कर रहे हैं, मिस्टर ए और मिसेस है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आपकी अर्निंग में? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, लेकिन ये खर्चे तो इनकर्ड कर रहे हैं। हाँ सर। अब वो खर्चे या तो ए के पैसे में से हुए या बी में से हुए। भाई इन खर्चों के करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो थी बेसिकली वो ए की थी और मिसेस ए की थी। मिसेस ए। तो अगर मुझे ये निकालना है कि ए के और मिसेस ए के जो एक्सपेंसेस का टोटल है वो क्या हो जाएगा, तो बहुत सीधी सी बात है, मैं इन दोनों बच्चों के खर्चों को इसमें ऐड कर दूंगा। भाई अल्टीमेटली खर्चे कर कोई भी रहा हो, खर्चे हो चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहे हैं और सर्विस डिपार्टमेंट में, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में जो खर्चे हो रहे हैं वो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे मुझे अल्टीमेटली जो रिकवरी दिलवाते हैं वो मिस्टर ए और मिसेस ए के द्वारा तो हो रहे हैं। इन्होंने जो अर्निंग्स की उसी में से खर्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं सर। इन खर्चों के लिए लायबल है मिस्टर ए और मिसेस ए, खर्चे भले ही ये कर रहे हो। इन द सर एक्सपेंसेस किस में ऐड होंगे? एक्सपेंसेस किस में ऐड होंगे तो वो तो सिखाऊंगा ना, अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन सिखाया कहाँ है मैंने आपको? आप जल्दी भग जाते हो आगे। मैं क्या समझा रहा हूँ? रीडिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूं अभी मैंने ये नहीं बताया कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन इनमें से किस में होगा। क्लियर यहां तक?
इसके हमारे पास कई मेथड्स होंगे। अभी तो जैसे मान लो पिछले एग्जांपल में तो मैंने कहा केवल ए ही कमा रहा है, ये सब केवल यूटिलाइजेशन ऑफ मनी कर रहे हैं, तो ये सारे खर्चे ले जाकर किस में जोड़ दूं? ए में जोड़ दूं डायरेक्ट। हाँ आप समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं कि पहली जो सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस की, ए मेन मेंबर है, ये सारे खर्चे इनकर्ड कर रहे हैं यानी यूटिलाइजेशन ऑफ मनी कर रहे हैं, अब मुझे इनके सारे खर्चों को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ए में, तो क्या किसी रेशो की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर। क्या किसी रेशो की जरूरत पड़ेगी? नो सर। मैं डायरेक्ट उठाऊंगा और उस खर्चों को ए में जोड़ दूंगा, मेरा आंसर आ गया। बोलो यहां तक ठीक? आओ अब दूसरी बात, मान लो ए और मिसेस ए दोनों कमा रहे हैं, ए और मिसेस ए दोनों कमा रहे हैं, ये वाला जो बच्चा है ना, बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला जो बच्चा है आपको बता दिया जाएगा कि भैया इस बच्चे ने 60% पैसा तो पापा से लिया, 40% पैसा मम्मा से लिया, तो इसका मतलब 500 का 60% तो पापा जी ने दे दिया और 40% मम्मा जी ने दे दिया, तो बताओ 60% किस में जोड़ दूं? फादर मिस्टर ए और 40% किस में जोड़ दूं? मिसेस ए। हो गया इसके खर्चों का रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ आ जाओ, ये वाला जो बच्चा है, ये बच्चा तो माँ का लाडला है, ये बच्चा तो केवल माँ का लाडला है जो बिगड़ गया है। बोलते ना माँ का लाडला बिगड़ गया। हाँ सर। हाँ, तो ये माँ का लाडला है जो माँ ने बिगाड़ दिया इसको, तो बताओ इस माँ ने बिगाड़ा तो खर्चे कहाँ जोड़ दूं? मम्मी मिसेस ए। मम्मी में जोड़ दूं। यानी इसने पापा से नहीं लिया, इसने किससे लिया? क्यों? क्योंकि पापा तो दे दे चपाट, बोले अच्छा चॉकलेट खाएगा ले चपाट, आइसक्रीम खाएगा ले चपाट, तो इसको बिगाड़ा माँ ने, तो ये माँ का लाडला बना, आपको बताएगा। आप समझ रहे हो? दिस मेथड विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दिस मेथड विल बी कॉल्ड एज रीडिस्ट्रीब्यूशन। अरे रीडिस्ट्रीब्यूशन तो उसके आगे एक शब्द और बोला मैंने, नालायक। दिस मेथड इज नोन एज डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मुझे एक डायरेक्ट परसेंटेज गिवन होगा कि भैया ये बच्चा इससे 60-40 लेता है और ये बच्चा 100% इससे लेता है, मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली एक जो सर्विस डिपार्टमेंट होंगे उनके खर्चे उठाऊंगा और एक गिवन रेशो में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सर अभी वाले को तो जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और एक जो मिस्टर ए जो अर्न कर रहे थे उसमें जब वो भी डायरेक्ट ऐड करके। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। हाँ सर। ये सारे सर्विस हो गए, तो इन सबके खर्चे अल्टीमेटली ए को ही तो बियर करने। हाँ तो ये भी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ही हुआ। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या हुआ? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसके खर्चे 4000, इसके खर्चे 10,000, इसके खर्चे 500, इसके खर्चे 400। ये तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? प्राइमरी। प्राइमरी। अब इन तीनों के खर्चे जोड़ दूं ए में, तो ये कौन सा हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी सॉरी। आया समझ में? बोलो 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 बच्चों। मैंने आपको मेथड 1 भी समझा दिया। क्या नाम दिया इस मेथड को? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आ जाओ और बात करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये बच्चा जो था, ये छोटा बच्चा है? हाँ सर। छोटा बच्चा है तो सबका लाडला है भाई, छोटा बच्चा है तो सबका लाडला है। हाँ सर। हाँ सर। और नहीं हो यार आप लोग तो, मतलब। तो अब इस लाडले बच्चे ने क्या किया, ये मम्मी ने ना भाई को जो स्टेशनरी के 500 रुपए दिए थे ना, इसमें से भी 50 रुपए ले गया ये। क्या ऐसा हो तो वो शाना है ना? छोटा है, शाना नहीं बोलते इसे, लाडला बच्चा बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? लाडला। लाडला बच्चा है ये। भैया गया और भैया के पास, भैया 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 तेरी मिल्क लानी है, प्लीज प्लीज प्लीज। तुतलाती भाषा में बोलेगा तो भैया को प्यार आ गया। भैया को प्यार आ गया तो भैया ने इसको क्या दे दिए? 50 रुपए। 50 रुपए दे दिए।
लेकिन ये अपने भैया को बहुत मानता है, 50 रुपए दे दिए। शाम को भैया ने कहा, छुट्टू इधर आ, छुट्टू छुट्टू मुझे एक बार 10 रुपए देगा क्या? कहना मेरे का क्या है, इरेजर लाना है और वो पैसे खत्म हो गए। इसने कहा हाँ भैया मैं दूंगा, ले लो। इसने इसको 10 रुपए दे दिए। क्या ऐसा हो सकता है परिवार में? हाँ सर। हाँ सर। या ये छुट्टू हाँ, सर। कर देगा? नालायक होगा तो मना कर देगा कि भैया कौन से 10 रुपए, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो आइसक्रीम खा गया। बट ये नालायक नहीं है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, लाडला है पर अच्छा है। तो अब मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जहां पर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट के लिए भी काम कर रहा है। तो मैं अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा? समझ रहे हो, मैं आपको सारे मेथड समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि मैं एक एक मेथड को डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन का, वो ऑब्जेक्ट केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। तो अब ये सर्विस डिपार्टमेंट क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि भैया मैं 50 रुपए तुझे दे रहा हूं, मैं 10 रुपए तुझे दे रहा हूं। यानी एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कुछ सर्विसेज दे रहा है और ये इसको दे रहा है। हालांकि ये अमाउंट टर्म्स में नहीं होता है, जनरली ये परसेंटेज में हमें गिवन होता है। मैं इसी को परसेंटेज में भी बना सकता हूं। ये 10% सर्विस इसको देता है, ये इसको देता है 5% सर्विस, कुछ भी कर सकते हैं अपन। लेकिन नाउ द पॉइंट अराइज कि अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। क्यों? क्योंकि इसके खर्चों में इसका कुछ हिस्सा शामिल हो गया और इसके खर्चों में इसका कुछ हिस्सा शामिल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग दो मेथड होते हैं। एक होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और एक होता है रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक होता है हमारे पास स्टेप मेथड। कई तरह से मेथड चलते हैं। अगर दोनों ने एक दूसरे को सर्विस दी तो दो मेथड है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। लेकिन अगर केवल ऐसा हो रहा होता कि ये बड़ा वाला बच्चा केवल छोटे वाले बच्चे को देता और इससे लेता नहीं, तो ये सिंगल तरफ जाता। हाँ। यानी आप समझ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता था। दोनों किया मैंने, मैं दोनों के बजाय आपको बोलूं ये हटा देता हूं मैं। यानी व्हाट डज इट मीन, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। ये वाला जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये इससे तो ले रहा है लेकिन इसको दे नहीं रहा। क्या ऐसा हो रहा है ना? हाँ। तो ये भी एक मेथड बनेगा। यानी ये एक ऐसा मेथड बनेगा जिसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को तो दे रहा है लेकिन उससे ले नहीं रहा। और एक मेथड बना जब दोनों एक दूसरे से ले रहे हो। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हो आप? यानी अल्टीमेटली देखो मेरे पास कई सारे मेथड्स हो जाएंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब या सेकेंडरी अपोर्शनमेंट का मतलब समझना है। जो भी सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, उन सर्विस डिपार्टमेंट्स में जो खर्चे हुए, उन खर्चों को अल्टीमेटली उनका बर्डन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर निकालना है कि उन खर्चों का होना इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से हुआ या इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से हुआ, और जिसकी वजह से हुआ उस पर चार्ज करोगे। खर्चा जिसकी वजह से हुआ उस पर चार्ज करोगे। इसी मेथड को हम कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। इसमें हमारे पास 4 बेसिक मेथड हैं। हालांकि मेथड और भी हैं, लेकिन एज पर द सीएमए स्टडी मटेरियल आपको यही मेथड्स बताए गए हैं। लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में हर तरह से बात करेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को, क्या क्या मेथड हमारे पास आ सकते हैं। तो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होगा और कई बार एग्जाम में दोनों मेथड का मिक्स क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पहले प्राइमरी करोगे फिर वो आपको परसेंटेज दे देगा,
ये इसको इतना परसेंट दे रहा है, ये इसको इतना परसेंट, तो बोले दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करके बता दो। तो बताइए मीनिंग समझ में आ गया? रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं उन सर्विस डिपार्टमेंट ने अपनी सर्विसेज या तो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में दी है या इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में दी है, तो अल्टीमेटली इनके खर्चों को इनके लिए हम लायबिलिटी निकाल रहे हैं कि यहाँ जो खर्चे हुए उन खर्चों का कितना पोर्शन इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और कितना खर्चा इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। बस इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने नाम दे दिया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन।